हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी, उसके बारे में। तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जानने से पहले मैं चाहूँगी कि आप जानें कि साइंस और जो टेक्नोलॉजी है उसके बीच का क्या डिफरेंस है। साइंस का अर्थ है किसी चीज़ को जानना, किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना। तो हम किसी सब्जेक्ट के बारे में कैसे जानेंगे? हमारी ऑब्जर्वेशन के थ्रू या फिर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। ओके, किसी चीज़ को जानने के बाद हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे, उसको कैसे एप्लीकेबल करेंगे, वो है आपकी टेक्नोलॉजी। इसका एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे एक्स रेज है, तो एक्स रेज के बारे में जानना, उसके बारे में स्टडी किया, ये तो थी साइंस। देन एक्स रेज को एक्स रे मशीन के अंदर यूज़ करना, वो है टेक्नोलॉजी। तो एक्स रे मशीन की टेक्नोलॉजी से शरीर जो है उसकी पूरी संरचना के बारे में, उसको पूरा स्कैन किया जा सकता है, उसके बारे में पता किया जा सकता है। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव के बारे में जानना और उसके बारे में स्टडी करना, ये तो हुई आपकी साइंस। देन माइक्रोवेव को माइक्रोवेव ओवन के अंदर यूज़ करना और माइक्रोवेव ओवन टेक्नोलॉजी से खाने वगैरह को गर्म करना, ये आपकी टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी क्या होती है कि वो आपको डेली लाइफ के जो एप्लीकेशंस है उसके अंदर आपको यूज़ करती है। ओके, अगर अब हम बात करें नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने से पहले हम ये देखेंगे कि नैनो का अर्थ क्या है। तो जो नैनो है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द है, उससे आया है, जिसका मीनिंग होता है कि बोना। अगर हम इसकी तकनीकी रूप से इसकी देखें कि स्केल के ऊपर देखें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁹ मीटर। ये जो वैल्यू होती है 10⁻⁹ मीटर, ये आपके जो 1 मीटर है उसके 1 अरबवें हिस्से के बराबर होती है। अगर आप ये मानिए कि जो आपका बाल है उससे भी बहुत कम डायमेंशन होती है 1 नैनोमीटर की। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि नैनो साइंस, तो नैनो साइंस क्या है कि जो भी मटेरियल्स है उनका नैनो रेंज पे जाके उनकी स्टडी करना, वो होती है नैनो साइंस। ओके, तो नैनो रेंज क्या होती है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की जो रेंज होती है वो होती है आपकी नैनो रेंज। ओके, अब नैनो साइंस के बाद हम बात करते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। तो नैनो तकनीक वह है जिसके अंदर किसी भी मटेरियल है उसके परमाणु और अणु की संरचना के अंदर परिवर्तन करके उसको विभिन्न एप्लीकेशन है उससे डेवलप करना। अच्छा, तो उसके परमाणु और अणु के स्तर पर हम क्यों परिवर्तन करेंगे किसी भी मटेरियल के? तो इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि कोई भी जो मटेरियल है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो उसके एटम के ऊपर निर्भर करती है कि उसके अंदर जो उसके एटम्स है वो किस तरीके से व्यवस्थित है। अगर किसी मटेरियल के अंदर जो उसके एटम्स है, अगर उनको हम बहुत टाइटली बाउंड कर दें तो वो जो है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम उन एटम से उस मटेरियल को हम थोड़ा लूजली बाउंड करते हैं तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और अगर उसको और ज़्यादा लूज़ कर दिया जाए तो फिर वो गैसियस फॉर्म के अंदर आ जाता है। अच्छा, अगर हम नेचुरली देखें, किसी एग्जांपल की बात करें तो जो कार्बन के नेचुरल अपरूप से जैसे एक ग्रेफाइट को लेते हैं और एक डायमंड को लेते हैं, तो इन दोनों के बीच के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो उस मटेरियल के अंदर जो उसके एटम्स है उनका जो अरेंजमेंट है उसकी वजह से है। उनके मटेरियल, उस मटेरियल के कार्बन मटेरियल के अरेंजमेंट के कारण ही जो ग्रेफाइट और जो डायमंड है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। उसके अगर हम बात करते हैं कि जो नैनो साइंस है उसका एग्जिस्टेंस क्या है नेचर के अंदर, तो हमारे पास 3-4 एग्जांपल इसके देखने को मिलते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो ये लोटस फ्लावर। तो जो लोटस फ्लावर है वो कीचड़ के अंदर पनपता है, कीचड़ के अंदर जन्म लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसकी पत्तियाँ होती है उनके ऊपर कभी भी कीचड़ नहीं रह पाता, और वो उसके ऊपर पानी जो है, पानी की बूंदें भी नहीं रह पाती, यानी कि वाटर रेजिस्टेंट भी होता है और डस्ट रेजिस्टेंस भी होता है। तो इसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी नेचुरली उसके ऊपर नैनो फिल्म की कोटिंग की हुई है, इसकी वजह से वो उसके अंदर सेल्फ क्लीनिंग की क्वालिटीज़ पाई जाती है। ओके, तो अगर हम इस सेल्फ क्लीनिंग की प्रॉपर्टीज़ को जान लें तो उससे हम इस तरह के कपड़े बना पाएंगे जो कि हमेशा डस्ट फ्री रहे, जो बारिश के मौसम में गीले नहीं हो और उसके अंदर सलवटें नहीं आए, यानी रिंकल्स फ्री हो। सेकेंड एग्जांपल देखने को मिलता है कि बटरफ्लाइज की जो विंग्स होती है उसके ऊपर भी नेचुरली जो नैनो फिल्म्स होती है उसकी कोटिंग होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो बटरफ्लाइज की जो विंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, उनको वो मजबूती प्रदान करती है।
और दूसरा ये कि उसके ऊपर जो डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं, तो उसका रीज़न होता है कि वो जो लाइट आती है उसको वो रिफ्लेक्ट करती है और समय के साथ में कभी भी उसका जो कलर है वो डल नहीं हो पाता। अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वो है छिपकली। जो छिपकली है वो दीवार के ऊपर, उसके पैरों में ऐसा कोई चिपचिपा पदार्थ नहीं होता है जिसकी वजह से कि वो दीवार पे चिपक जाए, उसके बावजूद वो छिपकली जो है वो दीवार पे चलती है। यानी कि जो ग्रेविटी है उसके रूल को फॉलो नहीं करती है और वो दीवार के ऊपर चलती है। तो अगर हम ये जान लें कि वो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है कि उसके जो पैर है उसके पंजों के अंदर नैनो पार्टिकल लेवल के कुछ बाल होते हैं, उसकी वजह से उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। अगर हम इन प्रॉपर्टीज़ को हम पता करें तो हम भी हमारे सैनिक है उनको दीवार पे चढ़ाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो सर्जरी है टांके विदाउट टांके लगाए वो सर्जरी है वो की जा सकती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो कंसेप्ट आया कहाँ से। तो 1957 के अंदर सबसे पहले एक रिचर्ड फेनमैन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार के अंदर एक लाइन कही थी। वो लाइन थी, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट दी बॉटम। इसका मतलब ये था कि अगर हम किसी मटेरियल के बॉटम में जाकर देखें तो उसके अंदर हमें अपार संभावनाएं नज़र आएगी। किसी मटेरियल के बॉटम में जाने का तात्पर्य ये था कि हम उसके एटॉमिक लेवल पे जाके और उसके जो एटम्स है उनको वापस रीअरेंज करना सीख जाएं, तो वहाँ पे क्या है बहुत सारी संभावनाएं नज़र आती है। उसके बाद में जो ये शब्द है नैनो टेक्नोलॉजी, ये दिया था 1974 में जापानीज साइंटिस्ट थे नोरियो तानेगुची, उनके द्वारा दिया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित दृष्टिकोण क्या है, यानी क्या अप्रोचेज है। तो अप्रोच या दृष्टिकोण से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि हम कैसे नैनो लेवल पर जाके और हम एटम तक पहुँच सकते हैं या फिर उन पार्टिकल्स तक पहुँच सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी को नैनो टेक्नोलॉजी के लेवल पर जाकर अध्ययन कर सकते हैं। तो इसकी जो है दो अप्रोच होती है, एक तो होती है टॉप टू बॉटम और एक होती है बॉटम टू टॉप। तो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं कोई मटेरियल है वो बल्क के अंदर है तो वो मैक्रो लेवल पर है, ठीक है। देन मैक्रो से फिर आता है माइक्रो लेवल और देन नैनो और देन एटम। इसकी जो रेंज होती है वो 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर। नैनो मटेरियल की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है 10 की पावर -9 मीटर, और जो मैक्रो लेवल होता है वो होता है 10 की पावर -6 मीटर, और जो मैक्रो लेवल होता है वो लगभग 1 mm से अधिक होता है। तो हमें प्राप्त करनी ये वाली संरचना, हमें यहाँ तक पहुँचना है, नैनो लेवल तक पहुँचना है। तो हमारे पास दो चीज़ें, या तो हम क्या करें टॉप टू बॉटम, तो टॉप से हम यहाँ पे आए तो ये हो जाएगी आपकी टॉप टू बॉटम, या फिर हमारे पास दूसरा है बॉटम टू टॉप, यानी कि एटम से हम कहाँ तक पहुँचे, नैनो लेवल तक पहुँचे। ओके, तो अगर हम बात करें कि टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम में क्या होता है कि बल्क के अंदर मटेरियल है, आप उसको उस सीमा तक तोड़ते जाइए जब तक कि आपको नैनो रेंज प्राप्त नहीं हो जाती, आप नैनो लेवल तक नहीं पहुँच पाते। जो बॉटम टू टॉप अप्रोच है उसके अंदर ये होता है कि आप एटम के स्तर पर एटम को इस तरह से व्यवस्थित कीजिए कि आप नैनो लेवल तक पहुंच पाए। तो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है कि जो टॉप टू बॉटम है वो इसकी कंपैरिजन में ज़्यादा इजी होती है। ज़्यादा इजी क्यों होती है? क्योंकि एक मटेरियल है, बल्क है, उसको आपको तोड़ते जाना है, तो इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा। जबकि इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि आपको चुन चुन के कुछ जो एटम्स है उनको आपको व्यवस्थित रूप से जमाते हुए जाना है या फिर उनको असेंबल करना है। तो ये उसकी कंपैरिजन में ये ज़्यादा टफ पड़ती है, लेकिन ये कम प्रभावी होती है, और जो बॉटम टू टॉप अप्रोच होती है ये अधिक प्रभावी होती है। अधिक प्रभावी क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर हम मन चाहे रूप से हमें जिस तरह से एटम को अरेंज करना है हम उस तरह से अरेंज करते हैं। जबकि यहाँ टॉप टू बॉटम के अंदर क्या है कि हम बस कोई बल्क है उसको तोड़ते हुए जा रहे हैं, तो हमें जो मिलेगा हमें उसी के अंदर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेटिस्फाई होना पड़ेगा। ये जो कंसेप्ट है टॉप टू बॉटम का कंसेप्ट, ये इसके जो पाइनियर साइंटिस्ट थे वो थे नोरियो तानीगुची, जिन्होंने सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी टर्म दी थी।
और जो बॉटम टू टॉप टेक्नोलॉजी है उस दृष्टिकोण है उसके जो पायनियर साइंटिस्ट है वो है एरिक ड्रेक्सलर। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल है नैनो कण और नैनो पाउडर। अगर हम किसी भी मटेरियल को तोड़ते जाएंगे तो आखिर में हमें क्या मिलेगा, या तो कण मिलेंगे या फिर कुछ पाउडर फॉर्म में मिलेगा। तो बस ये इसके एग्जाम्पल है। और अगर हम बॉटम टू टॉप की बात करते हैं तो हम उन एटम्स को खुद से रीअरेंज करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे नैनो रोबोट हो गया, या फिर ग्रेफिन हो गया, या कार्बन नैनो ट्यूब्स हो गई, ये सब इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2000 के आसपास में नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ प्रोडक्ट है जो कि बाज़ार के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो है गोल्फ बॉल्स। ओके, तो गोल्फ बॉल पर बात करने से पहले हम ये बात करेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड गोल्फ बॉल से पहले जो गोल्फ बॉल्स थी उनके अंदर ये दिक्कत आती थी कि वो हवा के अंदर डेविएट हो जाती थी, और गोल्फ बॉल का हवा के अंदर डेविएट होना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर इसकी जगह क्रिकेट की बॉल होती तो उसका स्विंग करवाना अपने आप में बॉलर की क्वालिटी मानी जाती है, जो कि आपके अपोनेंट के लिए ख़राब होती है, लेकिन जो बॉलर है उसके लिए स्विंग करवाना अच्छा माना जाता है, जबकि गोल्फ बॉल में ऐसा नहीं है। तो गोल्फ बॉल जो है वो क्यों डेविएट हो जाती है, तो इसका रीज़न ये है कि जब हम गोल्फ बॉल को देखते हैं तो अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो उसकी सरफेस है वो बहुत स्मूथ लगती है, लेकिन अगर हम उसको एटॉमिक लेवल पे जाके अगर हम उसको देखते हैं तो एक्चुअल में वो स्मूथ जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं होके थोड़ी खुरदरी सी होती है। तो उसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है, एटॉमिक लेवल पे कुछ इस तरह से होती है उसकी सरफेस। तो अब क्या होगा कि जब ये बॉल हवा में जाएगी तो हवा इसके ऊपर से कुछ इस तरह से गति करेगी, इस तरह से गति करेगी। तो हवा के अंदर क्या होते हैं, कुछ गैसियस पार्टिकल होते हैं, तो वो क्या करेंगे, इसको डेविएट कर देंगे। अब इसको तो डेविएट कर देंगे, तो अब हम क्या करेंगे, हम नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो गोल्फ बॉल लेके आते हैं तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें ये डिफरेंस होता है कि ये जो बॉल होती है इसकी कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। इसमें जो एटम्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। तो ये इसकी कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। तो यहाँ पे ये गोल्फ बॉल क्या करेगी, अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं कि स्क्रैच प्रूफ ऑटोमोबाइल बम्पर की, ओके, जब कोई न्यू गाड़ी लेके आता है तो हम देखते हैं कि जो उसकी सरफेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ लगती है, लेकिन वही बात है कि अगर आप उसको एटॉमिक लेवल पे जाके देखेंगे तो वो सरफेस क्या होती है, स्मूथ नहीं हो पाती है होती है। तो स्क्रैच लगने के बम्पर पे क्या रीज़न होते हैं, दो रीज़न होते हैं मेनली। पहला रीज़न तो ये है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई टक्कर वक्कर लग जाए तो उसकी वजह से उसके ऊपर स्क्रैच आते हैं। सेकंड ये होता है कि जब गाड़ी चलती है सड़क पर तो सड़क के कुछ जो कंकर पत्थर होते हैं वो टायर की वजह से उछलते हैं और उछल के बम्पर पे लगते हैं। दूसरा ये होता है कि जो हवा है उसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो भी जब गाड़ी चलती है तो उसकी सरफेस को छू के और निकलते हैं, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, स्क्रैच आते हैं। तो अभी स्क्रैच क्यों आते हैं कि देखने पर तो वो जो सरफेस है वो बहुत स्मूथ लगती है, लेकिन वही कि एटॉमिक लेवल पे वो कुछ इस तरह से उसके अंदर एटम्स होते हैं वो इस तरीके से रीअरेंज होते हैं, अरेंज होते हैं। तो क्या होता है कि मान लो कि ये कोई कण है या फिर कोई कंकर है, ये आता है और इस सरफेस के ऊपर से यहाँ पे टकराता है। जब ये टकराएगा तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर से इस सरफेस को अपने साथ लेके और निकल जाएगा। जब ये कंकर इस सरफेस को उड़ा के अपने साथ ले जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्क्रैच हो जाता है। अगर हम यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो नैनो जो प्रोडक्ट है उसकी कोटिंग कर देते हैं, जो एक नैनो मटेरियल है ग्रेफिन करके, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अगर हम इसके ऊपर ग्रेफिन की कोटिंग कर देते हैं तो ये क्या करेगा, इसको स्मूथ बना देता है सरफेस को, और इसके कंपेरिजन में बहुत कम चांस होते हैं कि इसके ऊपर स्क्रैच आएगा। उसके बाद जो टेनिस रैकेट है जो अभी मार्केट के अंदर है, नैनो टेनिस रैकेट। तो नैनो टेनिस रैकेट की क्या विशेषता है, अगर नॉर्मली हम टेनिस रैकेट की बात करें तो क्या होता है कि जो टेनिस बॉल होती है वो बहुत स्पीड से इस टेनिस रैकेट पे आके टकराती है। जब वो टकराती है तो उस इतनी स्पीड को वापस बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए कि आपका जो टेनिस रैकेट है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। तो मजबूत होना चाहिए तो उसके हमारे पास कुछ ऐसा मटेरियल है होना चाहिए जिसकी वजह से उसको मजबूती प्रदान करें। तो या तो हम क्या करें, जो टेनिस रैकेट है उसको लोहे का बना लें या फिर हम सिल्वर का बना लें। ओके, अगर हम सिल्वर या लोहे का यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि वो बहुत भारी हो जाएगा।
तो फिर तो ज़्यादा भारी हो जाएगा, तो फिर वो इजी नहीं होगा खेलने के लिए। सेकंड जो होता है, टेनिस रैकेट जैसे ही वो बॉल आके उसके ऊपर हीट करती है, तो बॉल हीट होते ही टेनिस रैकेट हल्का सा पीछे की ओर बेंड होता है, देन वो वापस उस बॉल को वापस भेजता है। तो स्ट्रेंथ के साथ साथ यहाँ पे क्या होनी चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि फ्लेक्सिबल हो, तो फिर हम क्या ले लें, रबड़ यूज़ कर लें। लेकिन अगर रबड़ को यूज़ करते हैं हम अगर, तो फिर वो इतनी लोचशीलता है उसके अंदर कि वो वापस बॉल को वापस नहीं भेज पाएगा। तो इसके लिए हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो जिसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी हो और साथ में उसकी लोचशीलता भी हो। तो इसके लिए जो है टेनिस रैकेट है वो नैनो मटेरियल से बनाए जाते हैं। इसमें एक नैनो मटेरियल यूज़ किया जाता है, वो है कार्बन नैनो ट्यूब्स। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में हम लेटर पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ा सा इतना जान ले नैनो ट्यूब्स के बारे में कि जो उसकी थिकनेस होती है वो पेन की नोक के बराबर होती है, यानी 1 mm की होती है, और उसकी जो लंबाई है वो लगभग 132 किलोमीटर होती है। अगर 132 किलोमीटर लंबी कार्बन नैनो ट्यूब और जस्ट 1 mm मोटाई की नैनो ट्यूब, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर आप उसके ऊपर कितना भी वेट लटका दें तो वो नहीं टूटेगी। तो इसके लिए फिर जो टेनिस रैकेट है वो नैनो टेनिस रैकेट अब ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं। अगर 4th नंबर की बात करें तो वो है नैनो सिल्वर एंटी बैक्टीरियल मोजे। तो सिल्वर जो है उसका मोस्टली यूज़ जो हम देखते हैं या हम जो जानते हैं वो होता है, या तो आप आभूषणों के अंदर यूज़ कर लो, या फिर क्या होता है कि सिल्वर होता है वो एक गुड कंडक्टर होता है, उसकी चालकता अच्छी होती, तो आप उसको इलेक्ट्रिक जो चीज़ें होती है आप उसके अंदर यूज़ कर लो। लेकिन क्या होता है कि जो सिल्वर है अगर हम उसको नैनो लेवल पे ले जाके अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है। तो इस तरह के मोजे बनाए गए हैं नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करके कि अगर आप इनको कई दिनों तक वॉश नहीं करते तो भी क्या होगा, उसके अंदर से बदबू नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसके अंदर जो है नैनो पार्टिकल सिल्वर यूज़ किया गया है, वो क्या करेगा, बैक्टीरिया को पनपने नहीं देगा। जब किसी के अंदर बैक्टीरिया पनपेगा ही नहीं तो वहाँ पर बदबू आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये बात की हमने कि कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स है वो मार्केट के अंदर है। अब हम बात करते हैं कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं विभिन्न फील्ड्स के अंदर। तो ये सारी फील्ड्स है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, हेल्थ है, सूचना है, एनर्जी है और एनवायरनमेंट है, इन सब के अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये रटने के बजाय हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि आप इकोनॉमिक के अंदर पढ़ते हैं कि प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है एंड टर्सरी सेक्टर होता है। जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसके अंदर आपकी आती है एग्रीकल्चर, देन जो सेकेंडरी होता है उसके अंदर आता है आपका इंडस्ट्रीज वगैरह, और जो टर्सरी सेक्टर होता है उसके अंदर सर्विसेज सेक्टर आता है। तो ये जो तीनों है, सूचना, चिकित्सा और ऊर्जा, ये आपका जो है वो सेवा क्षेत्र के अंदर आती है। और लास्ट में आजकल हर कोई पर्यावरण को लेके बहुत जागरूक है, तो लास्ट में हम लगाएंगे ये पर्यावरण का। तो अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य और चिकित्सा की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और चिकित्सा की बात करते हैं तो इसके अंदर जो इसका कुछ एप्लीकेशन है उसमें पहला अगर हम डिस्कस करें तो वो है कि स्मार्ट ड्रग्स या इंटेलिजेंट ड्रग्स। ओके, तो नॉर्मली इंटेलिजेंट किसी व्यक्ति के बारे में बात करें कि वो व्यक्ति इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट से आप क्या समझते हैं कि उसे पता है कि उसे क्या करना है और उसे कब करना है। तो सेम वही कि जो स्मार्ट ड्रग्स है उनको ये पता है कि उन्हें किस जगह पर जाकर और क्या और कैसे काम करना है। ओके, अगर हम नॉर्मली जो परंपरागत ड्रग्स है उनके बारे में बात करें तो अगर मैं बात करूँ कि मेरी बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा है तो मैं क्या करूँगी, कोई टेबलेट वगैरह लूँगी। जब मैं टेबलेट लेती हूँ तो वो सबसे पहले टेबलेट मेरे डाइजेशन सिस्टम में जाएगी, डाइजेशन सिस्टम के बाद में वो ब्लड के थ्रू मेरी पूरी बॉडी के अंदर जाएगी और उसके बाद में वो उस स्पेसिफिक पार्ट के अंदर जाएगी जहाँ पे मुझे पेन हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि मान लो कि मेरा हेडेक हो रहा था लेकिन मैंने टेबलेट ली पेन किलर, तो हेडेक तक तो पहुँचेगी लेकिन मेरी पूरी बॉडी पार्ट्स में भी पहुँचेगी जहाँ पर कि उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो क्या होगा कि जो मेरे स्वस्थ टिश्यूज़ हैं वहाँ तक भी वो पहुँचेगी, तो उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट होगा बाकी जगह पर। दूसरा ये होता है कि जितनी मेरे को क्वांटिटी चाहिए उससे ज़्यादा क्वांटिटी देनी पड़ेगी, यानी कि इतनी क्वांटिटी में दूँ अनुपात के रूप में कि वो जो चीज़ें पूरी बॉडी में जब फैले तो उसकी कुछ मात्रा जितनी चाहिए वो मेरे हेडेक तक भी पहुँचे। तो नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी स्मार्ट ड्रग्स बना सकते हैं
जो क्या करेगी, उनको पता है कि कौन से जो टिश्यू या फिर कौन सी सेल्स है जिनको उस ड्रग्स की ज़रूरत है, तो वो सीधे जाएगी और उसी भाग में जाएगी जो कि प्रभावित है, बाकी भागों पर वो नहीं जाएगी। तो ये है आपकी स्मार्ट ड्रग्स का यूज। सेकंड होता है कि नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्जरी। ओके, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्जरी से पहले हम वही जो कन्वेंशनल सर्जरी अभी जो चल रही है, हम अगर उसके बारे में बात करें तो मान लो कि मेरे पेट के अंदर सिस्ट है, तो पेट के अंदर सिस्ट है तो डॉक्टर क्या करेगा, पेट के अंदर की सिस्ट निकालने के लिए पहले वो मेरे पूरे पेट पे चीरा लगाएगा, देन उसके बाद वो अंदर से सिस्ट निकालेगा। तो जो मेरा प्रभावित जो पार्ट था वो था कि पेट का इंटरनल पार्ट, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं कि जो मेरा पेट का बाहरी पार्ट है जो कि मेरा सही था, उसके बावजूद आप वहाँ पे भी चीर फाड़ कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या होगा कि अगर आप मेरे बाहरी पेट के बाहरी सतह पर अगर आप चीरा लगा रहे हो तो इससे क्या होगा, मुझे ब्लड लॉस होगा और उसके बाद में क्या होगा, इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहेगा। मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई गंदा हाथ यहाँ पे ना लगे या फिर पानी वगैरह यहाँ पर नहीं लगे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर वहीं पे हम नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्जरी की बात करें तो ये क्या करेगी, कुछ रोबोट से वो सीधा इंजेक्ट करवाएंगे उस जगह पर जहाँ पर कि इफेक्टेड पार्ट है। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या करेगी, सिर्फ उस पार्ट के अंदर जाएगी जो कि उत्तक है, वो इससे प्रभावित है, और ये वहाँ से हटाएगी। तो इससे क्या होगा, एक तो ब्लड लॉस का खतरा है वो नहीं रहेगा, और सेकंड क्या रहेगा कि इन्फेक्शन का खतरा है वो भी नहीं रहेगा। तो ये ज़्यादा प्रभावी है। उसके बाद हम बात करते हैं बायोनेम्स के बारे में। तो बायोनेम्स क्या है, बायो से क्या पता चलता है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो जीवों के ऊपर की जाएगी, और नेम्स की फुल फॉर्म है नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। तो ये क्या होते हैं, ये कुछ इस तरह के रोबोट्स रहते हैं जो बिना सर्जरी के आपके शरीर के अंदर इंजेक्ट होंगे और जो प्रभावी रूप से जो इनका काम है वो करेंगे। उसके बाद में जो नैनो टेक्नोलॉजी उसका यूज किया जाता है कैंसर थेरेपी के अंदर, कर सकते हैं। कैंसर थेरेपी में कैसे यूज कर सकते हैं, तो कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। तो कैंसर क्या होती है कि जो कोशिकाएं होती है वो अनियंत्रित रूप से उनका विभाजन होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो क्या करती है, गांठ का रूप ले लेती है। तो अभी जो चीज़ें चल रही है इसको कैंसर के उपचार के लिए, तो दो तरह से इसका उपचार किया जाता है। पहला तो होता है कि रेडियोथेरेपी के थ्रू कर लीजिए आप। तो रेडियोथेरेपी से क्या होगा कि आप उस सिस्ट को बाहर निकालिए और फिर जो बाकी कोशिकाएं हैं, जो अफेक्टेड कोशिकाएं हैं, उनको ख़त्म कर दीजिए। सेकेंड जो होती है वो होती है कीमोथेरेपी, जिसके अंदर आपको ड्रग्स दी जाती है। उस ड्रग्स से क्या होता है कि ये जो सेल्स है वो उनको ख़त्म किया जाता है। तो अब इन दोनों के अंदर क्या है कि अगर आप रेडियोथेरेपी का यूज़ करते हैं तो जो टारगेटेड सेल्स है उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इसके अंदर जो हमारी अच्छी सेल्स होती है, गुड सेल्स होती है और गुड टिश्यूज होते हैं, उनको भी साथ में ख़त्म कर देती है। सेकेंड जो कीमोथेरेपी है, इसके अंदर क्या होती है, हाई डोजेज ड्रग्स होती है। तो वो उस पार्ट को तो इफ़ेक्ट करती है, साथ में क्या करती है कि जो पूरे शरीर को बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करती है। तो इसके जो है वो इफ़ेक्ट देखने को भी मिलते हैं कि शरीर से पूरे बाल वगैरह उड़ जाना, ये सब चीज़ें होती है। तो इसकी जगह पर हम अगर कैंसर थेरेपी के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो इसके अंदर होते हैं क्वांटम डॉट्स। तो क्वांटम डॉट्स जो है वो क्या करेंगे कि वो शरीर में जाकर पता करेंगे कि कौन सी जो है कोशिकाएं हैं वो कैंसर की सेल्स है या फिर इफ़ेक्टेड सेल्स है या इफ़ेक्टेड टिश्यू है, उनके बारे में पता करेगी। उसके बाद में इनके पता करने के बाद में हम नैनो रोबोट्स को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाएंगे। तो नैनो रोबोट्स क्या करेंगे, वो जाएंगे जो सेल प्रभावित है या फिर जो टिश्यूज इफेक्टेड है केवल जाएंगे उनको ख़त्म करेंगे, यानी कि इनका पूरे शरीर पर इनका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से जो कैंसर थेरेपी है उसको इजीली नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से उससे पार पाया जा सकता है। अगर हम लास्ट की बात करते हैं तो घाव भरने के अंदर भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। घाव भरने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, एक जो बीमारी है वो है हीमोफीलिया। और एक होती है ब्रेन हेमरेज। ओके, तो हीमोफीलिया क्या होता है कि कहीं पे भी शरीर में कट पट लगने के बाद में वहाँ जो है वो ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है, यानी कि ब्लड का फ्लो होता ही चला जाता है
और जो ब्रेन हेमरेज है वो है कि मस्तिष्क के अंदरूनी भाग के अंदर ब्लड का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह की बीमारियां हैं जिनका अभी इनकी वजह से जो है इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। तो नैनो टेक्नोलॉजी से क्या करेंगे, जो नैनो कण है, जो नैनो पार्टिकल है, जो नैनो पार्टिकल्स है उनको शरीर के अंदर इंजेक्ट करवाएंगे। तो वो क्या करेगी, अगर वहाँ पे रक्त का थक्का नहीं बन रहा है, अगर आप इसको इस तरह से समझिए कि एक दीवार है, उसके अंदर अगर दरार आ गई है तो उसकी वापस अगर चुनाई कर दी जाए तो वो दरार मिट जाएगी। तो शरीर के अंदर इस तरह की क्वालिटीज है वो ख़त्म हो गई कि वो अपने आप उस दीवार को नहीं बना सकती। तो हम क्या करेंगे, हम बाहर से कुछ इस तरह की चीज़ें भेजेंगे जिससे कि क्या होगी, वो उस दीवार को वापस बना दे। तो हीमोफीलिया के अंदर क्या है कि वो जो है उस कट लगने के बाद वहाँ पे थक्का नहीं बन पा रहा है, तो हम नैनो पार्टिकल्स को भेजेंगे और ये क्या करेगी, वहाँ पे टेम्परेरी जाके और उस रक्त का थक्का बना देगी। सेम वही ब्रेन हेमरेज के अंदर जाएंगे तो ब्रेन हेमरेज की कंडीशन में क्या होगा कि इंटरनल ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ये क्या करेगी, नैनो पार्टिकल्स उस इंटरनल ब्लड फ्लो को रोक पाएंगे। तो ये था आपके नैनो टेक्नोलॉजी का स्वास्थ्य और चिकित्सा के अंदर उपयोग। अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसका क्या यूज़ है। तो देखिए, सबसे पहले है नैनो पोरस जियोलाइट। नैनो की बात हम कर चुके हैं, नैनो का मतलब है कि नैनो लेवल की टेक्नोलॉजी, नैनो लेवल की टेक्नोलॉजी। ओके, पोरस, पोरस का मतलब होता है छिद्रित, छिद्रित। आपने स्पंज देखा होगा, स्पंज की तरह का जो होता है वो होता है पोरस। और जियोलाइट, जियोलाइट का अर्थ है अर्थ से रिलेटेड, यानी कि एक केमिकल सब्सटेंस होता है, इसके अंदर जो है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, ये होता है जियोलाइट। ये जो नैनो पोरस जियोलाइट है इसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते की संरचना के बराबर होती है, समान होती है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये मिट्टी की बात करेगा। पहले हम ये सोचते हैं कि जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर क्या क्या चुनौतियाँ या फिर क्या क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस चलता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मिट्टी की जुताई वगैरह करके और मिट्टी को तैयार किया जाता है। देन उसके अंदर बिजाई वगैरह की जाती है, फिर उसके बाद में उसके अंदर फर्टिलाइज और कीटनाशी वगैरह है उनका यूज़ किया जाता है और देन कटाई होती है। तो शुरुआत से शुरू करें तो सबसे पहले मृदा की बात करते हैं। तो सबसे पहले समस्या भी कहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम मृदा के लेवल पर समस्या का डिस्कशन करेंगे। तो जो नैनो पोरस जियोलाइट है ये क्या करता है, ये करता है कि अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो हमारे यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में बालू मिट्टी पाई जाती है, बालू मिट्टी होती है। तो जो बालू मिट्टी होती है उसके अंदर क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। इसका रीज़न क्या होता है कि इसके जो कण होते हैं वो मोटे होते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही पानी उसके अंदर जाएगा तो या तो वो रिसाव होकर ज़मीन में चला जाएगा या फिर क्या होगा कि वहाँ पे इवोपरेशन हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। तो वाष्पीकरण और रिसाव दोनों की वजह से जो बालू मिट्टी है वो क्या करेगी, वाटर को बहुत देर तक होल्ड करके नहीं रख सकती। तो हम वहाँ पर क्या लेंगे, ये जो नैनो पोरस जियोलाइट है इसका यूज़ करेंगे। तो ये क्या करेगा कि एक तो इसका पहला काम ये होगा कि ये जो है जल को अवशोषित करके रखेगा, जल को होल्ड करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। सेकंड इसका यूज़ क्या होता है, ये जो मृदा के जो प्रदूषक है, जो मृदा के प्रदूषक है उसका अवशोषण कर लेगा, उनका अवशोषण कर लेगा। कैसे अवशोषण कर देगा, जो पोरस है वो क्या है, एक तरह से स्पंज की तरह उसे माने। जो जब स्पंज को आप वाटर के अंदर लेके जाते तो ये क्या करेगा, उसके अंदर बहुत सारा वाटर है जो वो होल्ड करके रखेगा। तो सेम यही चीज़ है, अगर ये जल को होल्ड करके रखेगा तो वो जो भूमि है वो ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगी। और दूसरा, जैसे अगर टेबल वगैरह है उस पर कोई इंक वगैरह गिर जाए तो आप अगर वहाँ पे स्पंज को लेके जाते हैं, स्पंज से उसे साफ़ करते हैं, तो स्पंज क्या करेगा, वो जो इंक है उसको पूरा का पूरा अपने अंदर सोख लेगा। तो सेम वही चीज़ है, जो पोरस जियोलाइट है वो क्या करेगा, जो मृदा के जो प्रदूषक है उनको अपने अंदर अवशोषित कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, भूमि जो है वो ज़्यादा फर्टिलाइज हो जाएगी। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो बात करते हैं नैनो कैप्सूल। तो नैनो कैप्सूल क्या होते हैं, ये एक विशेष प्रकार के कीटनाशक होते हैं, स्मार्ट कीटनाशी होते हैं। ये जो है वो स्मार्ट कीटनाशी होते हैं। ओके, नॉर्मली हम अगर किसी सबका ही थोड़ा बहुत कृषि से जुड़ाव रहता ही है,
इतना सब जानते होंगे कि जो फार्मर होते हैं वो क्या करेंगे, अगर फसल वगैरह है, अगर उसके अंदर कीट वगैरह आ जाए, लग जाए, तो वो कीटनाशी का छिड़काव करते हैं। जब वो कीटनाशी का छिड़काव करते हैं तो वो क्या करेंगे, पूरी फसल के ऊपर और पूरा जो पौधा है उसको पूरी तरह से उस कीटनाशी से नहलाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक तो कि जो आप कीटनाशी यूज़ कर रहे हो उसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको यूज़ करनी पड़ रही है क्योंकि आप पूरे पौधे पे उसका यूज़ कर रहे हो। सेकंड क्या हो रहा है कि जो कीटनाशी जिस जगह पे उसका छिड़काव नहीं होना चाहिए, जिसकी फल और सब्जियां हैं, वो सीधे सीधे मानव को इफ़ेक्ट करती है। तो जहाँ पर उनका छिड़काव नहीं होना चाहिए वहाँ पे भी क्या हो रहा है, उनका छिड़काव हो रहा है। ठीक है, तो उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, अगर हम स्मार्ट कीटनाशी यानी नैनो कैप्सूल का यूज करें तो नैनो कैप्सूल क्या करेगा, वहाँ पे जाके जो अफेक्टेड पार्ट है, यहाँ पे जिस पार्ट में कीट है, ये सिर्फ वहीं जाएगा और उस कीट को नष्ट करेगा। तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं कि जो नैनो कैप्सूल है इसके अंदर जो कीटनाशी यूज़ करना पड़ेगा वो आपको बहुत कम यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा कि जो फल और सब्जियां हैं उनके ऊपर कीटनाशी नहीं जाएगा तो ये ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा क्या होता है कि जो नॉर्मल कीटनाशी होते हैं ये क्या करते हैं कि जो हार्मफुल कीट है उनको तो नष्ट करते ही हैं, साथ ही साथ जो लाभदायक कीट होते हैं ये उनको भी क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इससे जो इकोसिस्टम है उसके साथ छेड़छाड़ हो जाती है। तो नैनो कैप्सूल क्या करेगा, केवल उन्हीं कीटनाशियों को मारेगा जो कि हानिकारक है, जो लाभकारी कीट है उनको ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि नैनो सेंसर की। तो नैनो सेंसर क्या होता है, सेंसर से हम क्या मतलब समझते हैं कि सूचक जो हमें सूचना दे। अगर हम इसको प्राकृतिक रूप से देखें तो आपने जो है कोरल रीफ के बारे में सुना होगा जो महासागरों में होती है। तो जब महासागरों के अंदर प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कोरल रीफ है उनका क्या होता है, विरंजन स्टार्ट हो जाता है। जब कोरल रीफ का विरंजन स्टार्ट होता है तो इससे ये सूचना मिलती है कि महासागर है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। सेम ऐसे ही जो नैनो सेंसर है ये क्या बताएंगे कि जो भूमि है, जो मृदा है उसके अंदर जो प्रदूषण है उनका स्तर बढ़ गया है, या फिर जो मृदा है उसका डिग्रेडेशन यानी उसका शरण स्टार्ट हो गया है और उसका शरण कितना तक हो गया है, इन सब की सूचना कौन देगा, वो देगा नैनो सेंसर। नैनो सेंसर के बाद हम बात करते हैं, आता है नैनो मैग्नेट। तो देखिए जो नॉर्मल मैग्नेट है उसका क्या यूज़ है कि जो मैग्नेट है वो जो लोहा पदार्थ है या फिर चुंबकीय पदार्थ है उनको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ऐसी कोई मटेरियल है या फिर कुछ बुरादा वगैरह है जिसके अंदर आपके लोहा पदार्थ भी है या चुंबकीय पदार्थ भी है, इसके अलावा कुछ और पदार्थ भी है, आपको सिर्फ वहाँ से लोह पदार्थ को इकट्ठा करना या फिर उनको निष्कासित करना या फिर वो मान लीजिए अशुद्धि है उसको बाहर करना। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे मैग्नेट लेके आएंगे, जैसे ही मैग्नेट को लाएंगे तो वो जो बुरादा है लोहे का वो उस चुंबक के चारों ओर चिपक जाएगा। देन आप क्या करेंगे, उसको वहाँ से अलग करेंगे और वहाँ से बाहर निकाल लेंगे। सेम वैसे ही, या फिर आप ये मान लीजिए कहीं पे कील वगैरह गिर गई है, ठीक है, या ऑल पिन वगैरह गिर गई है, तो फिर हम क्या करेंगे, चुंबक लेके आएंगे और वहाँ पे चुंबक घुमाएंगे तो जहाँ पर भी वो ऑल पिन होगी वो उससे अट्रैक्ट होगी उसकी तरफ और उसको हम वहाँ से हटा सकते हैं। सेम जो नैनो मैग्नेट है ये क्या करेगा, जो भूमि के अंदर जो प्रदूषक है, जो मृदा के अंदर जो प्रदूषक है वो अपनी ओर इनको आकर्षित करेगा और उन प्रदूषकों को उस भूमि से निष्कासित कर देगा। उसके बाद में आता है उन्नत किस्मों का विकास। तो नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से हम उन्नत किस्म के बीजों का यूज किया जा सकता है, का विकास किया जा सकता है, या उन्नत किस्म के बीज जो है वो विकसित किए जा सकते हैं। तो इनमें क्या होगा कि हो सकता है ये कीटनाशी प्रतिरोध हो, मौसम से पूरी तरह से प्रतिरोधी हो, सूखा प्रतिरोधी हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनके अंदर ज़्यादा हो। तो ये सब चीज़ें हम नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से एग्रीकल्चर के अंदर ये एप्लीकेशन हो सकते हैं इसके। अगर हम बात करते हैं कि खाद्य क्षेत्र के अंदर, तो खाद्य क्षेत्र के अंदर जो नैनो कंपोजिट है, जो नैनो कंपोजिट है इनका यूज़ किया जाता है फूड आइटम को पैकेजिंग में, फूड आइटम्स की पैकेजिंग में। फूड आइटम की पैकेजिंग में तो अभी हम क्या करते हैं, फूड आइटम को किस में पैकेज करते हैं, उनकी पैकिंग किस में करते हैं, या तो हम प्लास्टिक के अंदर करते हैं या फिर हम सिल्वर फॉइल के अंदर करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर करते हैं, सॉरी एल्यूमिनियम फॉइल, या फिर हम क्या करते हैं प्लास्टिक के अंदर। तो आप सब जानते हैं कि प्लास्टिक चाहे कितनी अच्छी क्वालिटी का हो वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान ही करता है। तो इसकी जगह पे प्लास्टिक और जो एल्यूमिनियम फॉइल है उसकी जगह पर हम नैनो कंपोजिट का यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद में है नैनो उत्प्रेरक। ये जो तीनों हैं ये फूड इंडस्ट्री के लिए,
ये फूड इंडस्ट्री के लिए। तो अगर हम नैनो उत्प्रेरक की बात करें तो नैनो उत्प्रेरक का यूज़ हम किस में करते हैं? खाद्य प्रसंस्करण के अंदर करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण में करते हैं, फूड प्रोसेसिंग में। तो फूड प्रोसेसिंग क्या है कि आम है, अगर हमें आम का मुरब्बा बनाना है, या फिर आंवला है उसका मुरब्बा बनाना है, या फिर केरी है उसका हमें अचार बनाना है, तो ये होती है फूड प्रोसेसिंग। तो अगर हमें अचार वगैरह बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको लंबे टाइम तक ये सही रहे, ये ख़राब ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या होता है? अगर हम नॉर्मल उत्प्रेरक की बात करें तो उत्प्रेरक क्या होता है कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया है, अगर ये चाहे तो उसको उसकी गति को और तेज कर सकते हैं या फिर उसकी गति को कम कर सकते हैं। तो अगर हम नैनो उत्प्रेरक का यूज़ खाद्य प्रसंस्करण के अंदर करेंगे तो ये क्या करेगा, उसको ख़राब नहीं होने देगा एक लंबे टाइम तक। उसके बाद में हम बात करते हैं कि सड़न रोधी नैनो कोटिंग। तो आप इस शब्द पे जाइए कि सड़न रोधी, यानी कि जो सड़न को रोकेगा, वैसी नैनो कोटिंग। अभी जब हम किसी जो पदार्थ है हम चाहते हैं कि वो जल्दी से ख़राब नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, उसको एयर टाइट रखने की कोशिश करते हैं। तो हम उसको पूरी तरह से बंद कर देते हैं, एयर टाइट करते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, उस पर ढक्कन वगैरह लगा के रखेंगे ताकि वो जल्दी से ख़राब नहीं हो। तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, जो नैनो मटेरियल है अगर हम उसकी कोटिंग कर दें तो वो भी क्या करेगा, उसको लंबे समय तक ख़राब नहीं होने देगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। सर हो गया।